आज हम लोग फेसबुक लाइव में बर्टोल्ड ब्रेख्त पर बात करेंगे और उनके खास तौर पर एपिक थिएटर और कविता संबंधी जो दृष्टिकोण है उसकी चर्चा करूंगा मैं। और ये चर्चा कई मायने में महत्वपूर्ण और रिलेवेंट भी है, आज के संदर्भ में भी रिलेवेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेख्त का जन्म जो है वो 10 फरवरी 1898 में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 14 अगस्त 1956 को हुई। तो उनकी जन्म शताब्दी वर्ष का जो आयोजन हो रहे थे हिंदुस्तान में 1998 में, उसी समय मैंने ये चीज़ें लिखी थी जिन्हें मैं आज आपसे साझा कर रहा हूँ। ये अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1989 98 99 उस वर्ष के दौरान मैंने ये आर्टिकल लिखा। मैंने लिखा कि ब्रेख्त की शताब्दी ऐसे समय मनाई जा रही है जब नए सिरे से फांसीवादी, धार्मिक कट्टरतावादी और नव साम्राज्यवादी ताकतें सिर उठा रही हैं। हमारे देश में आर्थिक राजनीतिक संकट दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। गहराते संकट के कारण अभिव्यक्ति और आज़ादी के लिए खतरा पैदा हो गया है। आज आज़ादी को खतरा कट्टरतावादी और सांप्रदायिक ताकतों से सबसे ज़्यादा है। ये ताकतें असहिष्णुता, हिंसा और सामाजिक विभाजन की कार्रवाइयों में इस कदर मशगूल हैं कि समूचा लोकतांत्रिक प्रवेश तकरीबन क्षतिग्रस्त हो चुका है। लोकतांत्रिक प्रवेश का टूटना फांसीवाद के आने की पूर्व सूचना है। वर्गीय संगठनों की शक्ति का क्षय और अलोकतांत्रिक ताकतों का आक्रामक हो उठना, प्रतिरोध की ताकतों का असंगठित एवं असमान विकास, उदारीकरण के नाम पर विदेशी कंपनियों की गिरफ्त में अर्थव्यवस्था का चले जाना, जनसंचार माध्यमों एवं सूचना माध्यमों के जरिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती हुई इजारेदारी और लोकतंत्र एवं प्रतिरोध की पक्षधर ताकतों को हाशिए पर डालने की साजिशें अशुभ भविष्य का संकेत हैं। ऐसे माहौल में कैसे हस्तक्षेप करें, जनता को कैसे जागरूक करें, कला रूपों और साहित्य रूपों की कैसे रक्षा करें, जनता के जीवन संघर्ष से कला साहित्य को कैसे जोड़ें और लोकतांत्रिक प्रवेश को कैसे निर्मित करें, इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हैं। ये बातें मैंने 1998 में उठाई थी और ये धारणा आज एकदम ठोस रूप में दिखाई दे रही है। उस समय थोड़ा सा रिफ्लेक्शन अटल जी के आने के बाद दिखाई दिया था, लेकिन अभी एकदम प्रखर रूप में दिखाई दे रहा है। ब्रेख्त का नज़रिया इन सभी प्रश्नों पर नई रोशनी डालता है। वह हमारी लोकतांत्रिक आज़ादी का आदर्श कवि, लेखक, नाटककार एवं लड़ाकू योद्धा था, जिसने स्वतंत्रता और जनतंत्र के लिए फांसीवादी एवं गैर फांसीवादी लोकतंत्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। ब्रेख्त ने मार्क्सवाद का रचनात्मक ढंग से विकास किया। मार्क्सवाद उनके जनतंत्र की रक्षा का मंत्र और समाजवाद की स्थापना का आधार था। वह हर अवस्था में और प्रत्येक अवस्था में जनतंत्र चाहते थे। बुर्जुआ राज्य हो या सर्वहारा का राज्य हो, जनतंत्र होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। यही ब्रेख्त के मार्क्सवादी नजरिए का सार है। इस बुनियादी बात से उन्होंने न तो बुर्जुआजी से समझौता किया, न फांसीवाद से समझौता किया और न कम्युनिस्टों से ही समझौता किया। जनतांत्रिक रवैया ब्रेख्त के चिंतन की बुनियाद है। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक नाटककार के नाते ब्रेख्त की पहली चिंता थी कि रंगमंच को कैसे जनतांत्रिक शक्ल दी जाए। रंगमंच के परंपरागत ताने बाने को तोड़कर नया जनतांत्रिक रंगमंच कैसा होगा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जनतांत्रिक रंगमंच की आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं का स्वरूप क्या होगा, जनसंघर्ष या यथार्थ के साथ रंगमंच का द्वंद्वात्मक रिश्ता किस तरह की नई समस्याओं को पैदा कर सकता है, इत्यादि प्रश्नों पर विचार करते हुए ब्रेख्त ने द्वंद्वात्मक रंगमंच या एपिक थिएटर की परिकल्पना को सिद्धांत एवं व्यवहार में साकार किया। एपिक थिएटर को जानते हैं लोग, लेकिन इसका प्रयोग कम करते हैं कि वो डायलेक्टिकल थिएटर भी है। ब्रेख्त के दृष्टिकोण के ऊपर विचार करते समय यह बात ध्यान रखें कि उन पर मार्क्सवाद,
फांसीवाद विरोधी जनतांत्रिक संघर्षों एवं मजदूरों के आंदोलनों और मीडिया के नए तकनीकी रूपों का गहरा प्रभाव था। उनका पूरा नज़रिया राजनीतिक था। इसके अलावा बुर्जुआ कला रूपों एवं साहित्य रूपों और लेखकों का भी उन पर प्रभाव था। ब्रेख्त पर कोई भी बातचीत राजनीति को दरकिनार करके संभव नहीं है। ब्रेख्त के द्वंद्वात्मक रंगमंच का शायद ही कोई देश हो जहां शिक्षण और प्रशिक्षण न दिया जाता हो। शायद ही कोई भाषा हो जहां ब्रेख्त के नाटक खेले न गए हों। ब्रेख्त के इस तरह के विश्वव्यापी प्रभाव को फैलने में मात्र 60-65 वर्ष लगे। इससे ब्रेख्त के नजरिए की ताकत का एहसास सहज ही लगाया जा सकता है। ब्रेख्त ने परंपरागत ओपेरा रंगमंच के विकल्प के रूप में द्वंद्वात्मक या एपिक थिएटर की परिकल्पना दी। यह परिकल्पना बुनियादी तौर पर प्रयोगात्मक है और अपार संभावनाओं से भरी है। भाव भंगिमाओं, दर्शक और रंगमंच, अभिनेता और रंगमंच, अभिनेता और दर्शक, रंगमंच और पर्दा और रंगमंच की सामाजिक भूमिका, इन सब प्रश्नों से द्वंद्वात्मक रंगमंच की परिकल्पना हल करने या इन सब प्रश्नों पर विचार करने का सिलसिला समग्रता में पहली बार ब्रेख्त ने शुरू किया। वाल्टर बेंजामिन ने अंडरस्टैंडिंग ब्रेख्त 1966 में ये पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा कि पहली चीज तो यह है कि उन्होंने इस एपिक थिएटर को द्वंद्वात्मक रंगमंच नाम दिया और इस विश्लेषण, अपने जो ब्रेख्त संबंधी विश्लेषण है वाल्टर बेंजामिन का, उसमें इस विश्लेषण के दौरान बेंजामिन ने भाव भंगिमाओं के संबंध में 3 महत्वपूर्ण सवाल उठाए। पहला, भाव भंगिमाओं का सामाजिक स्रोत क्या है? भाव भंगिमाओं के उपयोग की जरूरत क्यों पड़ती है? भाव भंगिमाओं का एपिक थिएटर किस तरह प्रयोग करता है? इन तीनों प्रश्नों को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विश्लेषित करते हुए बेंजामिन ने लिखा कि भाव भंगिमाओं का यथार्थ से गहरा रिश्ता होता है। उनका आधार यथार्थ है। अगर ऐतिहासिक नाटक लिखना है तो अतीत की घटनाओं का वहीं तक निर्वाह संभव है जहां तक वह आज की भाव भंगिमाओं से मेल खाएं। ऐतिहासिक नाटकों में अनुकरणात्मक भाव भंगिमाएं तब अर्थहीन होती हैं जब वे साधारण प्रक्रिया का उद्घाटन न करें। एपिक थिएटर पूर्णतः सामयिक भाव भंगिमाओं पर निर्भर है। ये भाव भंगिमाएं अभिनय में व्यक्त होती हैं या अभिनय के अनुकरणात्मक प्रयोग में व्यक्त होती हैं। भाव भंगिमाओं की पुनरावृत्ति दोष पैदा कर सकती है। भाव भंगिमाएं हमेशा उदार माहौल में बनती और बिगड़ती हैं। सामाजिक कार्य, व्यापार और हस्तक्षेप के लिए ज्यादा से ज्यादा भाव भंगिमाओं की जरूरत होती है। बेंजामिन ने यह भी लिखा कि एपिक थिएटर की केंद्रीय विशेषता है व्यवधान या हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप के लिए यह नाट्य रूप ज्यादा से ज्यादा गीतों पर निर्भर है। पाठ यानी टेक्स्ट की भूमिका अभिनय को विस्तार देने की नहीं होती, अपितु पाठ तो हस्तक्षेप का उपकरण है। कलाकार हस्तक्षेप सिर्फ दूसरे के अंदर ही नहीं, स्वयं के अंदर भी करता है। अपने अभिनय में भी हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप के कारण ही भाव भंगिमाएं रूपांतरित होती हैं। अभिनय और पाठ के बीच की अंतरक्रियाओं के जरिए ही रंगमंच का ढांचा विकसित होता है। इसी दौरान भाव भंगिमाओं को अर्थ प्राप्त होता है। भाव भंगिमाओं और परिस्थितियों के बीच एक द्वंद्वात्मक रिश्ता होता है। कलाकार का रवैया इन सब में महत्वपूर्ण कारक होता है। कलाकार का पाठ पर किस तरह का अधिकार है, इससे उसका एटीट्यूड्स या उसका संस्कार तय होता है। द्वंद्वात्मक रंगमंच पर विचार करते समय पाठ और दर्शक के बीच के द्वंद्वात्मक संबंध को आलोचनात्मक रवैये से जोड़कर देखना चाहिए। रंगमंच पर विचार करते समय सर्वोच्च द्वंद्व, एक नाटक में कई द्वंद्व होते हैं, एक ही द्वंद्व नहीं होता, कई द्वंद्व होते हैं, तो उसमें
जो चीज़ ब्रेख्त ने रेखांकित की वो ये कि जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व है उसे हाईलाइट ज़्यादा किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी देखें कि नाटक का शैक्षणिक प्रभाव कितना है। बेंजामिन ने द्वंद्वात्मक रंगमंच की तुलना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से की। इसे उसने परिस्थिति की संज्ञा भी दी। परिस्थितियों के सार्वजनिक उद्घाटन को रंगमंच को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। परिस्थितियों के उद्घाटन के जरिए ही रंगमंच जीवित भी रह सकता है। प्राचीन अर्थों में जो रंगमंच जिसकी कि भारत के नाट्य शास्त्र में परिकल्पना है, कहते हैं ना अतीत, वो रंगमंच तो मर चुका है, उसका अवसान हो चुका है। इसलिए नाटक के बजाय आज रंगमंच के विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले नाटक कहते थे, रंगमंच नहीं कहते थे। ब्रेख्त की पाठ संबंधी समझ का विश्लेषण करते हुए बेंजामिन ने लिखा कि ब्रेख्त के लिए नाटक परिवर्तन का माध्यम है। आखिर यह परिवर्तन कैसे संभव होता है? क्या नाटक में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म जैसी कोई चीज होती है, अथवा ब्रेख्त के ही शब्दों में सार्वजनिक प्रोपेगेंडा संस्थान जैसी कोई चीज होती है? अगर है तो उसकी प्रकृति क्या है? उसके साथ न्याय करने का एकमात्र उपाय है कि उसे तात्कालिक घटनाओं के मंचन का मंच बनाया जाए। यह कार्य राजनीतिक नाटकों के जरिए ही संभव है। ब्रेख्त की धारणा थी कि राजनीतिक रंगमंच की भूमिका सामाजिक होगी। इसे सर्वहारा के माध्यम से ही समृद्ध किया जा सकता है। इसके लिए मंच और जनता, पाठ और अभिनय, प्रोड्यूसर और कलाकार की भूमिकाओं को लेकर स्पष्ट समझ का होना बेहद जरूरी है। इन सब की भूमिका अब तक अपरिवर्तित रही है। द्वंद्वात्मक रंगमंच इन सब की परिवर्तित भूमिका की सैद्धांतिक धारणाएं पेश करता है। यानी इन सब की भूमिकाएं बदलती रहती हैं, कोई भूमिका शाश्वत नहीं है। द्वंद्वात्मक रंगमंच के लिए मंच विश्व को व्यंजित करने का स्थान न होकर जनता के प्रदर्शन का सुविधाजनक क्षेत्र है। यह मंत्रमुग्ध लोगों का समूह न होकर झुंड का जमघट है। इसमें तरह तरह की अभिरुचियों के लोग शामिल हैं। ये ऐसे लोग हैं जो संतुष्टि चाहते हैं। नाटक देख के अगर संतुष्टि नहीं मिली तो नाटक बेकार है। द्वंद्वात्मक रंगमंच के लिए अभिनय कलात्मक रूपायन न होकर यथार्थ नियंत्रण है। एक कलाकार अपने अभिनय के जरिए यथार्थ को कैसे नियंत्रित ढंग से पेश करता है, ये देखने की चीज है। प्रस्तुति में पाठ को अभिनय का आधार नहीं मानना चाहिए, अपितु यह तो वह जाली है जिसमें से छनकर नई नई धारणाएं अभिनय में रूपांतरित होती हैं। अभिनेता के लिए अब प्रोड्यूसर प्रभाव के बारे में निर्देश नहीं देता, बल्कि टिप्पणियों में सिद्धांत की संप्रेषित करता है। प्रोड्यूसर के लिए अभिनेता अब सिर्फ पुतली मात्र नहीं है, वह सिर्फ अनुकरणता नहीं है, अपितु सर्जक है। बेंजामिन ने यह भी लिखा कि द्वंद्वात्मक रंगमंच परिस्थितियों को झोंका त्यों पेश नहीं करता, अपितु उसका उद्घाटन करता है। वह उन परिस्थितियों को भी उद्घाटित करता है जो अभी तक अप्रकाशित हैं। इस तरह वह छिपे हुए को हमारी चिंतन प्रक्रिया का अंग बना देता है। वह संवाद के बजाय नाटकीयता पर ज़्यादा जोर देता है, किंतु वह हमेशा ही ऐसा नहीं करता। वह ऐसा रंगमंच है जिसमें दर्शक कभी भी शामिल हो सकता है। द्वंद्वात्मक रंगमंच की सैद्धांतिकी में दर्शक को रंगमंच का अंग माना गया है। रंगमंच के समग्र प्रभाव के लिए एपिसोडिक मूल्य को ब्रेख्त ने महत्वपूर्ण माना है। द्वंद्वात्मक रंगमंच में इश्तहारों का भी इस्तेमाल होता है। यह रंगमंच के साहित्यिकीकरण का प्रतीक है। इससे रंगमंच और अन्य संस्थानों के साथ उसके संबंधों की गतिविधियों की संभावनाएं खुलती हैं। बेंजामिन ने लिखा कि इश्तिहार से जहां एक ओर रंगमंच का साहित्यिकीकरण होता है, वहीं दूसरी ओर मंच को गैर रोमांचकारी बनाने में मदद मिलती है। ये दोनों ही चीजें हैं, ये असल में चीनी रंगमंच से ब्रेख्त ने ली थी। ब्रेख्त को इसकी जानकारी भी थी। बेंजामिन ने इसे अपनी पुस्तक में रेखांकित भी किया है। ब्रेख्त ने इससे भी आगे जाकर रेखांकित किया कि परंपरागत रंगमंच में दर्शक को पहले से ही आने वाली घटना या अभिनय की जानकारी होती थी, किंतु द्वंद्वात्मक रंगमंच में पहले से जानकारी नहीं होती।
यह पद्धति ऐतिहासिक घटनाओं के मंचन के लिए ज्यादा प्रासंगिक है। एक अन्य चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस द्वंद्वात्मक रंगमंच की, जिसने कि रंगमंच को और ज्यादा क्रिएटिव बनाने में मदद की, वो ये कि ये तयशुदा फार्मूलेबाजी का एक तरह से निषेध करता है। ये ऐसे भी हो सकता है था और वैसे भी हो सकता था कि फार्मूले को द्वंद्वात्मक रंगमंच का रचयिता ध्यान में रखता है। ब्रेख्त की राय थी कि रंगकर्मी का अपनी कहानी से वैसे ही संबंध होना चाहिए जैसा नृत्य शिक्षक का अपने शिष्य से होता है। रंगमंच लेखक का पहला लक्ष्य है कि वह उसके बंधनों को जहां तक संभव हो ढीला करे, उसे ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक रूढ़ियों से मुक्त करे, परिस्थितियों को स्वयं बोलने दे। फलतः एक दूसरे में द्वंद्वात्मक संघर्ष होता है। नाटक के विभिन्न तत्व एक दूसरे से तार्किक संघर्ष करते हैं। द्वंद्वात्मक रंगमंच का लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि मनोरंजन की धारणा पर ही सवालिया निशान वह लगाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में रंगमंच का मूल्य मनोरंजन होता है, जबकि इस एपिक थिएटर जिसकी परिकल्पना ब्रेख्त ने की थी, वह इस भूमिका को ही एक सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि रंगमंच का शिक्षापरक लक्ष्य हमें सामने रखना चाहिए। इसी तरह आलोचक की विशिष्ट हैसियत को भी वे चुनौती देते हैं। अब प्राचीन नाट्य समीक्षा के मानदंड अप्रासंगिक हो जाते हैं। रंगमंच में तकनीकी रूपों के बढ़ते हुए प्रयोगों ने रंगमंच की समीक्षा को ज्यादा जटिल बना दिया है। रंगमंच एवं उसमें प्रयुक्त तकनीकी की विशेषता के अभाव के कारण, विशेषज्ञता के अभाव के कारण नाट्य समीक्षक अप्रासंगिक हो उठा है। हमारे यहाँ भी हिंदी में बहुत सारे नाट्य समीक्षक हैं जो नाट्य समीक्षाएं लिखते हैं, लेकिन उन्हें नाटक में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों का कोई ज्ञान नहीं है। ये उनके लेखन से आपको साफ पता चलेगा। इसी संदर्भ में ब्रेख्त ने इस बात को रेखांकित किया कि ये जो एपिक थिएटर है ये नाट्य समीक्षक को भी बेकार कर देता है। रंगमंच में तकनीकी रूपों के बढ़ते हुए प्रयोगों ने रंगमंच की समीक्षा को ज्यादा जटिल बना दिया है। रंगमंच एवं उसमें प्रयुक्त तकनीकी की विशेषज्ञता के अभाव के कारण नाट्य समीक्षक अप्रासंगिक हो उठा है। तकनीकी अज्ञान के कारण वह अपनी राय देने में असमर्थ होता है। वह जो राय देता है उसे कभी कभार ही कसौटी पर खरा पाया जाता है। उसकी राय रंगमंची सौंदर्य बोध पर टिकी होती है। उसके विवरणों में किसी की रुचि नहीं होती। यही वजह कि रंगमंच का सौंदर्य शास्त्र पृष्ठभूमि में चला गया है। वह अपनी समीक्षा से किसी को भी प्रभावित करने में असमर्थ होता है। और ये चीज हम लोग अपने यहाँ देख सकते हैं कि जो हिंदी में जो नाट्य समीक्षाएं लिखी जा रही हैं और छपती हैं वो कितनी निष्प्रभावी होती हैं। एक समय था जब समीक्षक स्वयं दर्शकों का अग्रवर्ती था। आज दर्शकों के समूह के आ जाने और उसके सुसंगत शक्ल ग्रहण कर लेने के कारण समीक्षक की अग्रवर्ती की भूमिका का लोप हो गया है। आज वह दर्शक समूह के पीछे है, पहले वो आगे होता था। प्राचीन धारणा रही है कि कलाएं अनुभवों को स्पर्श करती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्रेख्त का द्वंद्वात्मक रंगमंच इस समझ को अस्वीकार करता है। द्वंद्वात्मक रंगमंच अपने रंगकर्मी की शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था इस तरह करता है कि कलाकार अपना ज्ञान बढ़ाए। ज्ञानोन्मुख प्रशिक्षण के कारण ही ये कलाकार परंपरागत कलाकार से भिन्न होते हैं। यह ज्ञान सिर्फ अंतर्वस्तु केंद्रित नहीं होता, अपितु रंगमंच के विभिन्न पक्षों की शिक्षा उसमें शामिल है। ब्रेख्त की राय में द्वंद्वात्मक रंगमंच के अभिनेता की कई भूमिकाएं होती हैं। वह जब किसी खास भूमिका को अभिनीत करता है तो उसके लिए शैली का चयन करता है, किंतु अभिनय के क्रम में शैली को भी परिवर्तित कर देता है। कलाकार को घटना को रूपायित करना चाहिए, साथ ही स्वयं को भी रूपायित करना चाहिए। ये दोनों कार्य एक ही साथ पूरे करने होंगे। यह कार्य इस तरह हो कि इन दोनों में अंतर्विरोध नजर ना आए, फर्क भी नजर ना आए। यानी जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना। अभिनेता भी ट्रांसफॉर्म होता है, उसमें नाटक का पाठ भी ट्रांसफॉर्म होता है, इवन परिस्थितियां भी ट्रांसफॉर्म होती है जिनका मंचन किया जा रहा है। एपिक थिएटर के कलाकार सोचते हैं कि रंगमंच का यह रूप इस तरह रचा जाए कि उसे विवेक सम्मत ढंग से देखा जाए, वस्तुओं को पहचाना जाए। इसी प्रक्रिया में देखने की आधी समस्या हल हो जाती है। ब्रेख्त की धारणा थी कि दर्शकों के हितों का
द्वंद्वात्मक रंगमंच को पूरा ख्याल रखना चाहिए। मंच पर जो घटना दिखाई जाए वह कुछ इस तरह प्रस्तुत की जाए जिससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आए। इससे दर्शक अपने अनुभवों के विपरीत जाकर महसूस कर सके, परख सके। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि नाटक की रचना प्रक्रिया पारदर्शी हो। पारदर्शिता को सरलता का पर्याय न समझा जाए। पारदर्शिता वस्तुतः सरलता का विपरीत रूप है। पारदर्शिता में निर्माता की वास्तविक कलात्मक बौद्धिक क्षमता, शिल्प और कौशल का उद्घाटन शामिल रहता है। द्वंद्वात्मक रंगमंच के लिए नई के बजाय पुरानी कहानी ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इसकी कहानी स्वभाव तो गैर रोमांचकारी होती है। ब्रेख्त की धारणा थी कि द्वंद्वात्मक रंगमंच में जो घटना दिखाई जाए उसका दर्शक को पूर्वानुमान नहीं होना चाहिए। नाटक के अंत में सस्पेंस कम से कम हो, घटनाएं पृथक रूप में घटें। यही वजह है कि वह नाट्य रूप समय की दृष्टि से ज्यादा खर्चीला होता है। ब्रेख्त के नाटकों में चिंतनशील मनुष्य मिलेगा, जागरूक मनुष्य मिलेगा। वही नाटक का वास्तविक नायक होगा। यह ऐसा नायक है जिसमें समाज के अंतर विरोधों की अभिव्यक्ति होती है। अधिकांश नायक गैर ट्रेजिक भूमिका अदा करते हैं। ये तदनुभूति के बजाय विस्मय की सृष्टि करते हैं। नायक से तदाकार होने की बजाय दर्शक की परिस्थितियों को विस्मयजनक ढंग से देखने की प्रकृति या भावबोध को विकसित करते हैं। ब्रेख्त को की हस्तक्षेप की सिद्धांत की समूचे पाठ में छाई रहती है। साथ ही पाठक की चेतना भी इसके लक्ष्य में है। सब लोग जानते हैं कि ब्रेख्त की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रति एक तरह से प्रतिबद्धता थी, वो कमिटेड थे। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रति वचनबद्धता को सृजनात्मक ढंग से विकसित करते हुए ब्रेख्त ने अंतर विरोधों के उत्पादक मूल्य पर जोर दिया। यानी किसी भी घटना के कंट्राडिक्शन किन कारणों से पैदा हो रहे हैं उनको खास तौर पर दिखाया जाना चाहिए। अपने लेख द स्टडी ऑफ द फर्स्ट सीन ऑफ द शेक्सपियर कोरियोनालिस में माओ त्से-तुंग के प्रसिद्ध लेख अंतर विरोधों के बारे में संदर्भ के रूप में उन्होंने इसका विस्तार से जिक्र किया है। इसी लेख में उन्होंने लिखा है कि इतिहास के विस्तृत रूप में से किसी अंश का जब रूपायन करें तो हमें मनोरंजक ढंग से इस चीज को इसे संप्रेषित करना चाहिए। कुछ आलोचकों ने ब्रेख्त की इस धारणा पर सरलीकरण के आरोप लगाए कि ब्रेख्त इसे सरलीकरण करके पेश कर रहे हैं। इसके जवाब में ब्रेख्त ने लिखा कि सरल लोग कहानी में महान लोगों के उत्थान और पतन को पसंद करते हैं, उसके आंतरिक परिवर्तनों को पसंद करते हैं, शोषितों के कौशल और मनुष्य की क्षमताओं को पसंद करते हैं। एक अन्य जगह लिखा कि इतिहास का ज्ञान प्रस्तुत करते समय भय और सहानुभूति के अंतर विरोधों को भी प्रस्तुत किया जाए। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है ब्रेख्त का, मदर करे परफॉर्म इन टू वे। इसमें उन्होंने लिखा कि हेलेनी विजिल को प्रस्तुत करते समय दर्शकों में तदानुभूति पैदा न की जाए। देखने में विजिल अस्वाभाविक लगती है किंतु वह एक ऐतिहासिक युग से जुड़ी है। वह युद्ध के संदर्भ में प्रासंगिक लगती है। फेरी वाली और माँ ये दो अंतर विरोधी चरित्र हैं। ये दोनों ही एक कलाकार में समाहित हैं। दोनों की मौजूदगी से विजिल का चरित्र विरूपित होता है। यह ऐसा चरित्र है जिसकी संवेदनाएं अचानक फूटती हैं। इसे पहचानना मुश्किल है। यह युद्ध को गंभीरतापूर्वक धिक्कारती है। वह युद्ध को गंभीरतापूर्वक धिक्कारती है, साथ ही प्रशंसा भी करती है। उसकी बेटी विद्रोही के रूप में उभर कर सामने आती है। उससे वह यानी विजिल कुछ भी नहीं सीखती। उसकी यह त्रासदी है कि वह युद्ध के आकर्षक और विध्वंसक अंतर्विरोधों को की तरफ ध्यान खींचती है। यह अंतर्विरोध लंबे बहादुराना संघर्ष से ही सुलग सकते हैं। ब्रेख्त अंतर्विरोधों को प्रस्तुत करते समय व्यावहारिक समाधान के जरिए चरमोत्कर्ष पर ले जाते हैं। चरित्र को सिद्धांत बनाने के बजाय अभिनय संपन्न बनाने पर जोर देते हैं।
सिद्धांत और व्यवहार की एकता पर जोर देते हैं। द्वंद्वात्मक शैली के एक शिक्षक होने के नाते वे स्टीरियोटाइप अभिनय शैली की बजाय सृजनात्मक अभिनय शैली पर जोर देते हैं। रंगमंच के माध्यम से परिवर्तनों को कैसे पेश किया जाए और कैसे उत्तेजित करें, अव्यवस्थित एवं अराजक अनुभव को, अभिनय को सृजनात्मक प्रक्रिया के जरिए कैसे अपदस्थ किया जाए और कैसे सृजनात्मक प्रक्रिया में छलांगों को, यानी जो जंप है, एक सीन से दूसरे सीन में जो एक क्रिएटिव जंप है, उसे कैसे पेश किया जाए, इस पर वे फोकस करते हैं और एम्फेसिस देते हैं। ब्रेख्ट ने फांसीवादी दौर के आने के पहले से ही नाटक की शैली बदलने पर जोर दिया था। उन्होंने पुराने एवं समकालीन नाटककारों का आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। इसी अध्ययन क्रम में खुले और लोकतांत्रिक रंगमंच के रूप में ब्रेख्टियन रंगमंच पैदा हुआ, जिसे सामूहिक कार्यशैली और सामूहिक प्रवेश का सर्जक भी माना जाता है। यानी रंगमंच कलेक्टिव प्रवेश और कलेक्टिव कार्यशैली, इसका एक तरह से बाई प्रोडक्ट है। और ये जो चीज़ थी, ये चीज़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। ब्रेख्ट की राय में पूंजीवादी समाज में व्यक्ति का अकेलापन उसके दुरुपयोग की संभावनाएं पैदा करता है। पूंजीवाद ने व्यक्ति को अकेले रूप में निर्मित किया। जब तक व्यक्ति ने शक्ति अर्जित करके अपने व्यक्तिवाद को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की, तब तक वह झुंड या मास का अंग बन चुका था। वह विध्वंसक सेना की मशीन बन चुका था। ब्रेख्ट की धारणा थी कि अच्छे लोग वे हैं जो दुनिया को बदलते हैं या उसके लिए संघर्ष करते हैं या आम लोगों की स्थिति में सुधार का काम करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने लिए कोई चीज़ पूरी नहीं कर पाते। उनके सभी समाधान समस्या मूलक होते हैं। विश्व को बदलने से ब्रेख्ट का तात्पर्य था जगत को परिवर्तनों की ओर, परिवर्तनों के लिए खोलना। इसका अर्थ है शिक्षक और छात्र के संबंध में बांधना, शिक्षण और सीखने की कभी खत्म होने वाली द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में बांधना, समस्याओं को सुलझाना या किसी और के हवाले कर देना। द्वंद्वात्मक रंगमंच की यह विशेषता थी कि यह सामयिक ज्वलंत प्रश्नों के मंचन का सबसे प्रभावी उपकरण पहले भी था ब्रेख्ट के जमाने में और आज भी है। दर्शकों में वस्तुगत या वैज्ञानिक एटीट्यूड्स पैदा करना इसका लक्ष्य है। आज व्यक्ति स्वायत्त, सर्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं रह गया है। आज व्यक्ति ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ग्रहण कर लिया है। व्यक्ति के अनुभव अंतहीन परिवर्तनों की प्रक्रिया का अंग है। आंतरिक यथार्थ अपूर्ण नजर आता है। वास्तविक घटनाओं को निर्मित करते समय बौद्धिकता हावी हो जाती है। फलतः वास्तविक घटनाएं बौद्धिकता का पर्याय नजर आने लगती हैं। दर्शक के एटीट्यूड्स निष्क्रिय और समर्पित होने के बजाय आलोचनात्मक होने चाहिए। उसे सामान्य हितों से ऊपर उठकर अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। दर्शक की शिक्षा और सूचित करने की क्षमता के कारण नाटक की भूमिका बदली है। आज नाट्योत्पादन हमारी प्राथमिकता बने, यही इसकी आर्थिक प्राथमिकता है। ब्रेख्ट की राय थी कि रंगमंच के दर्शकों में बदलाव आएगा तो नाटक में भी बदलाव आएगा। नाटक की सामाजिक भूमिका भी बदलेगी, उसके आर्थिक आधार में भी बदलाव आएगा, बल्कि यूँ कहें समूची सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आएगा। ब्रेख्ट की राय थी कि नए नए विषयों पर लिखा जाना चाहिए, नए संबंधों के रूपायन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कला यथार्थ का अनुकरण मात्र नहीं है। पेट्रोलियम के उत्पादन की प्रक्रिया में जिस तरह पेट्रोल पहले आता है, परिष्कृत बाद में होता है, उसी तरह नए संबंध बाद में आते हैं, पहले उनका कच्चा रूप जन्म लेता है। नए संबंध मानव सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वस्तुओं से उठने वाले सवालों के जवाब पेश करते हैं, उनके समाधान सुझाते हैं। और यही वह चीज़ है जिसका कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको कि हमें कायदे से ध्यान में रखना चाहिए। एक अन्य चीज़ है जिस पर कि कायदे से गौर करना जरूरी है, वो यह कि ब्रेख्ट की विचारधारा और उसमें आए परिवर्तनों का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गहरा ताल्लुक है। सन 30 और 40 के दशक के जर्मनी के राजनीतिक या पूंजीवादी परिवर्तनों ने ब्रेख्ट को मार्क्सवादी बनाया। पूंजीवाद की मार्क्सवादी व्याख्याएं उन्हें आकर्षित करती थीं। जर्मन के प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक कार्ल क्रोस का उन पर गहरा प्रभाव था। इसके अलावा जर्मनी के
1928-29 के आर्थिक संकट, बर्लिन में सन 1929 में मई दिवस की मजदूर रैली पर बर्बर गोलीबारी की घटना का उनके दृष्टिकोण पर व्यापक असर था। अंत में मैं उस जो 9 बिंदु हैं जिनको कि डायलेक्टिकल थिएटर या द्वंदात्मक रंगमंच के नाम से, एपिक थिएटर के नाम से जो वे 9 बिंदु हैं, उनको मैं क्रमशः आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, निषेध की धारणा का गहराई से अध्ययन। यानी जो डायलेक्टिकल थिएटर करना चाहते हैं, जो एपिक थिएटर करना चाहते हैं, जो ब्रेख्थियन थिएटर करना चाहते हैं, निषेध की धारणा का गहराई से अध्ययन। दुर्बोध्य वस्तुओं का तब तक संग्रह एवं अध्ययन जब तक सही समझ पैदा न हो जाए। मात्रा से गुणमय रूपांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन। 3, विशिष्ट से सामान्य की ओर की प्रक्रिया का अध्ययन। एकात्मकता की प्रक्रिया का विशेष अध्ययन। विशिष्ट का प्रतिनिधित्व के रूप में ज्ञान प्राप्त करना। 4, विकास की गति के नियमों को जानना। निज की अनुभूतियों से भिन्न संवेदनाओं के उदय के बोध को प्राप्त करना। आलोचना और तदानुभूति के एकीकरण को जानना। 5, अंतर विरोधों को जानना। 6, किसी भी चीज को अन्य के माध्यम से जानना। 7, छलांग, यानी जो एकदम जंप जिसे हम लोग कहते हैं, उस छलांग का अध्ययन करना। 8, विपरीतों की एकता का अध्ययन करना। 9, सिद्धांत और व्यवहार में एकता का अध्ययन करना। ये 9 सूत्र हैं जिनके आधार पर ब्रेख्त ने अपने एपिक थिएटर की पूरी परिकल्पना को निर्मित किया। फिलहाल हम इतना ही रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।